What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 1 of our 100 days commerce masterclass for class 12th और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी में बच्चों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप जो कि आपका 36 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 80। पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 जो कि होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक्स पे रहेगी तो पहले बेसिक्स समझेंगे, इसके बाद कल की क्लास में हम सारे अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और कुछ नई नई चीजें उसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सभी लोग अटेंडेंस लगाएंगे और शुरू करते हैं इस शानदार से चैप्टर को। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। देखो आज मैं बहुत बेसिक पे बात करूंगा ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ जाए। कॉन्सेप्ट आ गया तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स का सिंपल सा मतलब यह है कि कौन कौन सी चीजें बेसिक हैं टू पार्टनरशिप। यानी अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप क्या होता है, क्या पार्टनरशिप के मेरिट्स हैं, क्या पार्टनरशिप के डीमेरिट्स हैं, पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीजें हम यहां पे सीखने वाले हैं। अब क्लास 11th की जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा। वहां पे सोल प्रोप्राइटर कौन होता था? जो अकेला इंडिविजुअल होता था, अकेला बिजनेस चलाता था, उसी का कैपिटल लगा होता था, उसी का रिस्क होता था और उसी का रिवॉर्ड भी होता था। यानी प्रॉफिट्स और लॉसेस भी उसी के होते थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बट पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग आएंगे। सर दो या दो से ज्यादा लोग? हाँ, पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप में क्या है, व्हेन 2 और मोर पीपल, मोर कितने 50 शेयर अ ड्रीम। ड्रीम कौन सा हो सकता है भाई? उनको कोई ना कोई बिजनेस बिल्ड करना है, पैसा लगेगा, रिस्क शेयर करेंगे और रिवॉर्ड जो है वो भी आपस में बांट के चलेंगे। अब कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट हुआ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम फंडामेंटल्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमेशा की तरह हमारे 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हमारा चिंटू है, फिर हमारी चिंटी है, फिर हमारा बंटी है। तो हमने 3 अपने कैरेक्टर लेने हैं जो हमें मदद करेंगे पूरी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ने में। अब सर चिंटू के पास 5 लाख रुपए सेविंग में है। 5 लाख रुपए है चिंटू के पास, यानी पैसा चिंटू के पास है। चिंटू अमीर आदमी है, वो इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो रोज रोज बिजनेस कर सके। देखो अगर चिंटू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करे तो 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। भाई कोई छोटी सी बेकरी खोल ले या कुछ भी कर ले, चिंटू एक बिजनेस चला सकता है 5 लाख रुपए में, है ना। वहीं पे आती है चिंटी। चिंटी एक शानदार बेकर है, उसके पास बहुत अच्छी रेसिपीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। अब देखो चिंटी है तो ऑफ कोर्स गर्ल्स के पास ये स्किल तो होती है कि बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स बनाना, केक्स बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, तो इसके पास बहुत अच्छी स्किल है बट पैसा नहीं है, राइट। और तीसरा आता है हमारा बंटी। अब बंटी कौन है? बंटी है एक मार्केटिंग वाला बंदा जिसको मीम्स बनानी आती है, सोशल मीडिया चलाना आता है, मार्केटिंग करनी आती है। तो 3 कैरेक्टर है, तीनों की अपनी अपनी स्किल्स हैं, राइट। इसके पास पैसा है, इसके पास शानदार स्किल है, इसके पास बिजनेस को मार्केट करने की स्किल है। तो अगर ये तीनों मिलके आ जाएं तो क्या एक शानदार बिजनेस बन सकता है या नहीं बन सकता है? बनेगा या नहीं बनेगा? इसी को तो पार्टनरशिप बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, नन ऑफ देम कैन बिल्ड द बिजनेस अलोन बट टुगेदर पैसा आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, वो कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अलग अलग लोग आते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास स्किल होती है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास कुछ और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और मिलजुल के जब बिजनेस करते हैं तो सबका फायदा होता है। जो प्रॉफिट्स होते हैं आपस में बांट लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? पार्टनरशिप। ठीक हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये सेक्शन अपने पास मार्क करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 बेटा, ये याद रखना है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पूरा याद रखना है आपको, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है, सावधान इंडिया लिख लो। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4।
राइट। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सबसे पहले पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पार्टनरशिप एक रिश्ता है किन लोगों के बीच में? पर्सन्स के बीच में। अब कितने पर्सन्स हो सकते हैं मैं बता चुका हूं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, जो एग्री करेंगे। एग्री का मतलब उनके पास एक एग्रीमेंट होगा कि जो मैं बोल रहा हूं तू मेरी बात मानेगा, जो तू बोल रहा है मैं तेरी बात मानूंगा, हम आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे, हम एग्री करते हैं। यानी यहां पे एक एग्रीमेंट होगा टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हम मिलजुल के एक बिजनेस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सब लोग चला रहे होंगे, और एनी वन ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक चला रहा होगा बट वो सबके लिए एक्ट करेगा। अब अगर चिंटी ने कोई चॉकलेट बनाई और वो बढ़िया निकली तो चिंटू, चिंटी, बंटी तीनों को तारीफ मिलेगी। चिंटी ने कोई चॉकलेट बनाई और वो खराब निकली तो चिंटू, चिंटी, बंटी तीनों को गाली मिलेगी। यानी कि अगर तीनों लोग काम करते हैं तब भी तीनों को उस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा, कोई एक करता है तब भी तीनों को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो बिजनेस इज ईदर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक भी चलाएगा बट सबके लिए एक्ट करेगा। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बच्चों। सबसे पहले क्या? एन एग्रीमेंट। सबसे पहले क्या आ जाता है? एक एग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीमेंट किससे आएगा? जो हमारे पास आपस में हम बैठ के बनाएंगे एक एग्रीमेंट कि हाँ ठीक है हम इन टर्म्स पे एग्री करते हैं। इस एग्रीमेंट को हम यूजुअली बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग लिख देंगे। नंबर 2 पे आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है कि अब ये प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या बराबर बराबर होने वाला है, क्या कम ज्यादा होने वाला है, क्या 3:2:1 होगा, 6:5:4 होगा, 2:1 होगा, 1:3 होगा, क्या होगा? ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से आएगा। देन वी हैव म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वही है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, यानी दूसरे पार्टनर की बात भी सुनेगा, और उसका प्रिंसिपल भी है, यानी उसको अपनी बात सुनाएगा तो उसको भी माननी पड़ेगी। हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज बोथ एन ओनर एंड एन एजेंट। ठीक हो गया बेटा जी? इतना क्लियर है? सॉर्टेड है? हाँ सर, बढ़िया। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। एक मेमोरी टेक्निक भी रखी है यहां पे मैंने, APUUS, बट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फीचर्स डायरेक्टली, थियरी का क्वेश्चन आता नहीं है बट MCQ में ना आ जाए इसलिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फीचर एग्रीमेंट, डीड होना चाहिए तभी पार्टनरशिप बनेगी। अब वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि वो लिखित में ही हो, वो ओरल भी हो सकता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अगर डीड ओरल हुई, लड़ाई हो गई, बाद में पार्टनर मुकर गया, फिर क्या होगा? अब देखो फिर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कैसे मुकदमा होगा, क्या लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे कोर्ट में सॉल्विंग होगी, वो लेटर पार्ट है। बट फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन, होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग। मेन जो एग्रीमेंट का पर्पज है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ही है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। तीसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर पार्टनर्स ने कोई लोन लिया फर्म के नाम से और वो नहीं चुका पाए तो इन दैट केस बिजनेस के तो एसेट्स जाएंगे ही जाएंगे, उनके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे, यानी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कहां पे लिखा है? कंपनी एक्ट के रूल्स के हिसाब से। ध्यान रखेंगे, ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से नहीं है, कंपनी रूल्स के हिसाब से होता है मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ठीक है। इसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब कि कोई भी पार्टनर किसी के एब्सेंस में कोई अनइवन प्रॉफिट नहीं कमाएगा या कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जो दूसरों को नुकसान दे सके। देन वी हैव म्यूचुअल एजेंसी। ये आपने देख ही लिया, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सही हो गया बेटा? बढ़िया हो गया? हाँ सर। इसके बाद आ जाते हैं अब कि सर पार्टनरशिप डीड क्या है। जो चिंटू, चिंटी, बंटी ने, तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची जिसका नाम रखा द बेटर बास्केट। तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले इन्हें आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करनी पड़ेंगी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ओरल भी हो सकती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन भी हो सकती हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हम बिजनेस बनाते हैं, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ही डिसाइड कर लेते हैं। जिस एग्रीमेंट में वो डिसाइड होगी उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। सब कुछ राइटिंग में लिखो, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर क्या क्या आता है?
नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, सभी पार्टनर का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट कैसे बांटने वाले हैं, जितना कैपिटल पार्टनर ने लगाया है क्या उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन मिलेगा क्या, पार्टनर की कितनी राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या लाइबिलिटीज होंगी, अगर हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो कौन से मेथड से वैल्यूएशन करेंगे, हम अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे चैप्टर 2 का है बट फिर भी डीड में होना चाहिए। सही हो गया नहीं हो गया। इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है लेकिन यही एक बेस्ट एविडेंस है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व करने के लिए डीड होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। सर अगर डीड ना हो तो क्या होगा, अगर डीड नहीं हो तो क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, व्हाट इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड ही नहीं हुई तो फिर क्या होगा। देखो सबसे पहले प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बराबर। अब चाहे किसी ने कितना ही पैसा लगाया हुआ हो, चाहे किसी ने कितना ही एक्स्ट्रा काम करा हो, चाहे कोई कितनी ही मेहनत करता हो, कोई कम मेहनत करता हो, डीड बना लो ना भाई। अगर डीड नहीं बनाई तो सब इक्वल इक्वल बटेगा। क्या ये बात ध्यान रहेगी कि अगर आपने डीड नहीं बनाई तो सब कुछ बराबर बराबर इक्वल 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 होने वाला है। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपने ज्यादा कैपिटल लगाई, आपने कम कैपिटल लगाई, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक भी हमको इंटरेस्ट देता है ना, इसी तरीके से जब पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है तो वो फर्म से इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता है, बट नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं है तो। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। अब देखो अगर आप फर्म से पैसा निकालते हो तो फर्म बोलती है अब हमको दो इंटरेस्ट, क्यों निकाला तुमने पैसा, हमको दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे चार्ज भी नहीं किया जाएगा। तो 3 पॉइंट, सबसे पहले कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को, यानी फर्म ने नहीं देना। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लिया नहीं जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस बराबर बराबर बंटने वाले हैं। उसके बाद सैलरी रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, यानी अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है उसको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तो डीड में लिखो। अगर डीड में नहीं लिखा तो कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, कोई भी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावधान इंडिया पॉइंट, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है, क्या बोला मैंने, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है, तीसरी बार बोल रहा हूं ध्यान रखना, अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना है ना, किस रेट से देंगे, 6% पर एनम से देंगे। किस रेट से देंगे, 6% पर एनम। तो अगर फर्म ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना है तो किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम से दिया जाएगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होना है तो 100% कंसेंट चाहिए। 100% कंसेंट का मतलब है कि अगर 4 पार्टनर हैं, आप एक पार्टनर को और एडमिट करना चाहते हो तो जब तक चारों एग्री नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अगर 47 पार्टनर्स हैं, आप 48th पार्टनर लाना चाहते हो, जब तक 47 के 47 हाँ ना करें तब तक नहीं हो पाएगा। तो 100% कंसेंट चाहिए होगा। ये सारे के सारे रूल्स हैं अगर आपने डीड नहीं बनाई तो। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली स्टेप्स विद डिफॉल्ट रूल्स अगर आपने डीड नहीं बनाई। तो डीड नहीं बनाई तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ना आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर, नो सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से। उसके साथ साथ अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो विद 100% कंसेंट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक हो गया बेटा, बढ़िया हो गया। अब आता है हमारे पास कैपिटल और लोन में फर्क, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन पे बात करते हैं थोड़ा सा अभी, ठीक है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन पे बात करते हैं। हमने मेनली पार्टनरशिप देख लिया, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, सेक्शन 4 की डिस्कशन कर ली। डीड कंपलसरी नहीं है बट होना चाहिए, डीड नहीं है तो क्या रूल्स चलेंगे वो। चार्ज और एप्रोप्रिएशन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर हमारा काम समाप्त। आओ सर ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या चीज होती है। देख बच्चे, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th में लेके चलता हूं, ठीक है। हम थोड़ा सा क्लास 11th में चलेंगे और इस कॉन्सेप्ट को, आज की क्लास को खत्म करेंगे। हम क्लास 11th में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बेटा, अगर आपको याद हो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहां पे लिखते थे सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ट्रेडिंग से आता था। लेट सपोज 100 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर अगर कोई इनकम होती थी, डिस्काउंट रिसीव्ड या बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी इस तरीके की कोई इनकम होती थी तो हम इधर लिख देते थे बाय इनकम। कोई भी इनकम होती थी, सपोज 20 रुपीज की आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम हो गई। उसके बाद बच्चों आप अपने कुछ खर्चे लिखते थे, जैसे रेंट, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी। ध्यान रखना, एम्प्लॉय की सैलरी, हमारा जो एम्प्लॉय है जिसने हमारे लिए काम करा है उसकी सैलरी, ठीक है। अगर मेरे मैनेजर ने कुछ काम करा है तो मेरे मैनेजर की कमीशन, मेरे मैनेजर की कमीशन। इसी तरीके से अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सपोज 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए, ये ऐसे हो गया, ठीक है। या ऐसा कर लो 20 20 10 10, राइट। अब मेरे पास एक नेट प्रॉफिट आता था, है ना। मेरे पास क्या आता था? नेट प्रॉफिट। ये आता था नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 120 में से 20 40 50 60 60 हटा दो तो 60 का नेट प्रॉफिट आ गया। यस और नो? यस और नो नालायकों? 60 का नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है या नहीं है? ये ग्रॉस प्रॉफिट। इधर हमने क्या करा? इनकम लिखा, ये 120 हो गया। इसमें से आपने ये खर्चे माइनस कर दिए, 20 40 50 60। 120 माइनस 60, आपके पास 60 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ गया। आ गया ना। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता था ये किसको मिलता था? ओनर को। भाई प्रॉफिट तो मालिक घर लेके जाएगा, प्रॉफिट कौन लेके जाएगा घर पे? मालिक लेके जाएगा, है ना। अब जब मालिक, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप में मालिक कौन है, तो पार्टनरशिप में तो एक तो है नहीं, यहां पे तो चिंटू है, चिंटी है, बंटी है, यहां पे तो 3 पार्टनर्स हैं या 50 तक हो सकते हैं। तो इन 3 पार्टनर्स में ये 60 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने ये तो क्लास 11th में पहले से पढ़ा हुआ था कि पहले क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अब भी बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। भाई प्रॉफिट तो चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट को बांटोगे पार्टनर्स में, पहले प्रॉफिट तो चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए अब भी ऐसे ही बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर फर्म की कुछ इनकम्स होंगी, जितनी भी इनकम्स है फर्म की, भाई जो भी फर्म काम करती होगी इनकम तो होती होगी, वो सब इनकम आएंगी। फिर फर्म का जो बिल्डिंग होगी उसका रेंट भी होता होगा, जितने एम्प्लॉइज काम करते होंगे उनकी सैलरी भी होती होगी, डेप्रिसिएशन वगैरह भी होता होगा, और खर्चे भी होते होंगे। भाई खर्चे तो होते ही है ना। इसी तरीके से मैनेजर का कमीशन भी होता होगा, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता होगा, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, राइट। अब आप एक बात समझो, एक लॉजिक को समझो। ये जो खर्चे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले करने ही है ना। भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले रेंट तो देना ही पड़ेगा, सैलरी तो देनी ही पड़ेगी इंप्लॉय की, यहां इंप्लॉय लिख रहा हूं मैं बार बार। मैनेजर को कमीशन तो देनी ही पड़ेगी, उसने अपना काम कर दिया। लोन लिया है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट से पहले जो खर्चे आते हैं इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं इनको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो खर्चे करने पड़े इन सभी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बोलते हैं मेरा बेटा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आया, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 60 रुपीज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनको पार्टनर्स में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये जो प्रॉफिट को बांटेंगे इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा, इसको क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज में ना तुम बस 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखना, इनको याद कर लेना, याद रखना, ये क्वेश्चन में आएंगे तुम्हारे। रिम, चार्ज में मेनली रिम याद रखना। वैसे तो तुमको मतलब पता चल गया कि प्रॉफिट से पहले जो खर्चे होते हैं, जिनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, ये सब चार्ज वाली आइटम्स है ना। लेकिन मेन जो तुम्हारे क्वेश्चन में आएंगी वो है रिम, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन। 3 चीजें याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, ये तुम्हारे क्वेश्चन में आएंगे। होते तो बहुत सारे हैं ये सब, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, इसके ऊपर और भी बैड डेट्स भी है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बट जो तुम्हारे से मेन पूछे जाएंगे वो 3 है।
तो चार्ज में क्या याद रखना है, रिम। उसके बाद जब प्रॉफिट आ जाएगा, ये जो प्रॉफिट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। भाई ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट आए, हो सकता है लॉस भी आ जाए, तो लॉस का एप्रोप्रिएशन होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही ना। पार्टनर 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही है। तो प्रॉफिट को बांटने को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। प्रॉफिट से पहले के जो खर्चे हैं उनको चार्ज बोलते हैं। क्या चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आओ तुम्हें कुछ छोटी छोटी सी बातें बता दूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। डन। अब देखो, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। ये जो चार्ज वाली आइटम्स हैं ये कहां पे आएंगी? P&L अकाउंट में आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स कहां पे आएंगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। तो एक P&L अकाउंट में आएंगी, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। ठीक है, परफेक्ट है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों, ये जो चार्ज वाली आइटम्स हैं ये आपको देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना भाई। प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करनी ही है। ठीक है, ऑलवेज पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस। कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस दिया हुआ है और बोल रहा है कि रेंट अभी नहीं दिया, देना है, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना यार। बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं दिया, देना है, तो वो तो देना ही पड़ेगा ना यार। तो RIM याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, जो देने ही है। और एप्रोप्रिएशन मेनली कब होगा? एप्रोप्रिएशन में मेनली प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉस तो डायरेक्टली बढ़ जाता है ना। एप्रोप्रिएशन इसके अंदर आएगा, अभी इस पे हम चर्चा और कल करेंगे। दीज आइटम्स आर यूज्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। प्रॉफिट्स होंगे तो ही इनको हम पे करेंगे, नहीं तो नहीं पे करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? इसके अंदर आइटम्स होती हैं रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन। एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी होती है बेटा? एप्रोप्रिएशन में होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ये प्रॉफिट है एक तरीके से, ये पार्टनर्स को बांटना है हमने पैसा, तो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट मांगता है। पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी पार्टनर की कोई सैलरी, किसी पार्टनर का कोई बोनस, किसी पार्टनर का कोई कमीशन, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन। उसके साथ साथ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन। उसके साथ साथ हमारा बस यही लिख लो, मेनली डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उस पर चर्चा कल करेंगे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये आपके मेन एप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। इन पे हम अभी डिस्कशन कल करेंगे। मेनली चार्ज एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग समझ में आया होगा, पार्टनरशिप के बेसिक्स समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डीड समझ में आया होगा, बेसिक फीचर्स समझ में आए होंगे, एक्ट की डेफिनेशन समझ में आई होगी, सेक्शन याद रखना है, एक्ट का नाम याद रखना है मेरा बच्चा। इतना क्लियर है? मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आप लोगों को आज वाली सारी बात समझ आई या नहीं आई। इस पे हम चर्चा भी कल करेंगे, इस पे डिस्कशन और होगा। इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट क्लास, तो आई थॉट कि ठीक है एक बार अच्छे से सारा बेसिक्स रिवाइज करा दूं, ताकि थियरी का क्वेश्चन भी आए तो नंबर ना कटे। ठीक है, क्वेश्चंस कल करेंगे हम, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इन पे और फर्दर डिस्कशन, फर्दर चर्चा भी हम लोग कल करके चलेंगे। ठीक हो गया मेरी जान? परफेक्ट हो गया। तो कल मिलते हैं गाइस, सेम टाइम, यही 6 बजे हम मिलेंगे और इसी तरीके से हम और शानदार कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे और बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में सबकी अटेंडेंस चाहिए और सबके रिव्यूज भी चाहिए कि कितना समझा, कितना नहीं समझा। कुछ नहीं समझा तो बोलना, उसको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, सभी कॉमर्स वाले नालायकों तक शेयर जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।